डोमेन नंबर 7 सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर अब हम देखेंगे रिकवरी स्ट्रेटजीज़। सबसे पहले हमारे पास आता है बैकअप स्टोरेज स्ट्रेटजीज़ कि हम अपना बैकअप को और स्टोरेज को किस तरह मेंटेन करेंगे ताकि इन केस ऑफ एन एरर या किसी किस्म की प्रॉब्लम के अंदर हम उसे किस तरह टैकल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सिक्योर ऑफ साइट स्टोरेज। सिक्योर ऑफ साइट स्टोरेज का मतलब ये होता है कि आप रिमोट लोकेशन के ऊपर अपना दूसरा डीआर साइट, जिसे हम डिज़ास्टर रिकवरी साइट भी कहते हैं, उसे सेटअप करते हैं, जो कि अगर फॉर एग्जांपल फ्लडिंग हुई या किसी किस्म के नेचुरल डिज़ास्टर्स अगर वेदर की वजह से या ह्यूमन मेड डिज़ास्टर्स की वजह से आपकी रिमोट साइट अफेक्ट ना हो, उसे हम इतना भी दूर नहीं रखते कि वहाँ से जाना और डेटा लाना मुश्किल हो जाए, लेकिन कंफर्टेबली फार इनफ होता है कि जहाँ से डेटा को जब ज़रूरत पड़े तो आप इमीडिएटली एक रीज़नेबल टाइम पीरियड के अंदर वहाँ से ले आएँ। इसे हम ई वॉल्टी भी कहते हैं या रिमोट बैकअप भी कहते हैं या हम रिमोट डीआर साइट भी कहते हैं। ट्रांसपोर्ट वाया सिक्योर कोरियर, इसका मतलब ये है कि जो भी आपका डेटा या जो भी आप अपना बैकअप किसी रिमोट लोकेशन के ऊपर भेज रहे हैं वो एक सिक्योर मैकेनिज़्म के थ्रू जाना चाहिए ताकि बीच में कोई वहाँ से उसे थेफ्ट का केस ना हो सके या कोई चोरी ना कर सके। बैकअप मीडिया एनक्रिप्शन जो है ये इसका मतलब होता है कि जब हम अपने डेटा को एनक्रिप्ट कर देते हैं यूजिंग ए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ताकि कोई भी डेटा अगर किसी के हाथ लग भी जाता है तो वो किसी के पास भी ओपन ना हो, इस तरह के कोई उसे ईज़िली उसके कंटेंट को रीड कर सके। डेटा रेप्लिकेशन होता है कि हम अपने डेटा को किसी ऑफ साइट के ऊपर या रिमोट डेटा सेंटर या क्लाउड बेस्ड स्टोरेज के ऊपर अपडेट करते रहते हैं या बैकअप लेते रहते हैं ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम वहाँ से इजीली अपना डेटा वापस हासिल कर सकें। अब देयर आर डिफरेंट रिकवरी स्ट्रेटजीज़ जिसके अंदर हमारे पास हॉट साइट होती है, कोल्ड साइट होती है और वार्म साइट होती है। अब हॉट साइट होती है कि हमारे पास एक फुली फंक्शनल डेटा सेंटर किसी रिमोट लोकेशन के ऊपर चल रहा होता है जहां पे रियल टाइम रेप्लिकेशन हो रही होती है प्रोडक्शन सिस्टम्स और डेटा की, कि जो जो डेटा आपके मेन डेटा सेंटर के अंदर सिस्टम्स के ऊपर एप्लीकेशन में डेटा अपडेट हो रहा है और जो सर्विसेज रन हो रही हैं उसका रेप्लिका 100% रिमोट साइट के ऊपर भी चल रहा होता है। ऑफ कोर्स देयर आर कॉस्ट्स एसोसिएटेड विद दैम। अगर आप एक हॉट साइट रखेंगे जिसके अंदर आपको 2 डेटा सेंटर मेंटेन करने हैं, उनके सारे बैकअप्स, उनकी मेंटेनेंस, उनकी अपग्रेड, उनकी सारी चीज़ें आपने देखनी है तो ऑफ कोर्स उसका मेंटेन करने की कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। कोल्ड साइट होती है कि डेटा सेंटर दैट हैव सम रिकवरी इक्विपमेंट, कुछ उसके पास होता है बट नॉट कन्फिगर्ड और लाइव डेटा नहीं होता, कि एक उन्होंने साइट प्रोवाइड की हुई है कि इन केस अगर आपका सेटअप रुक जाता है तो आप अपना सेटअप यहाँ पे लाके रन कर लें, लेकिन वो ऑफ होती है, वो रन नहीं हो रही होती, इक्विपमेंट होता है, डेटा भी नहीं होता, आपको खुद लेके आना होता है। वार्म साइट होती है कि डेटा सेंटर है, वहाँ पे कनेक्टिविटी होती है, हार्डवेयर होता है, प्रोविजन होती हैं, सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। सिर्फ आपने क्या करना है कि ऑफ साइट से अपना डेटा की कॉपी लेनी है, इधर पे डालना है और आपका सिस्टम अप हो जाएगा और आपकी सर्विसेज वहाँ से रन होना शुरू हो जाती हैं। फिर हमारे पास आता है सिस्टम रेजिलियंस। जब हम सिस्टम रेजिलियंस की बात करते हैं तो इन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके अंदर वो हाई अवेलेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ सर्विस और फॉल्ट टॉलरेंस आता है। अब उसके अंदर हम फिल्टरिंग ऑफ मैलिशियस इनपुट भी देखते हैं, जैसे आपने अक्सर देखा होगा एसक्यूएल इंजेक्शंस वगैरह होते हैं कि कोई भी एक बोगस डेटा भेज के डेटा स्ट्रक्चर को कॉपी करने की कोशिश की जाती है या बफर ओवरफ्लो को टारगेट किया जाता है या डॉस अटैक्स के थ्रू डेटा को वहाँ से लेने की कोशिश की जाती है। तो आपके जितने भी फॉर्म्स या एप्लीकेशन बनी हैं उसके ऊपर ये सारी चीज़ें चेक हुई हुई हैं कि कोई ये इस किस्म की बोगस इनपुट से डेटा हासिल ना कर सके। डेटा रेप्लिकेशन होता है कि सिस्टम कॉपीज़, उसका जितना भी क्रिटिकल डेटा है वो एक सेपरेट स्टोरेज के ऊपर रियल टाइम कॉपी हो रहा होता है ताकि इन केस ऑफ ए फेलियर हम वहाँ से डेटा ले सकें। रिडंडेंट कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारा हार्डवेयर चल रहा है। अब उसके अंदर अगर कोई भी हार्डवेयर फेलियर होता है कि आपका कोई नेटवर्क इंटरफेस कार्ड रुक गया या आपका कोई सर्वर के अंदर बैड रैम आ गई या उसकी हार्ड डिस्क फेल होने लग गई है, तो उसके लिए हमने मल्टीपल चीज़ें ऑलरेडी कॉन्फ़िगर की हुई होती हैं, जैसे कि हम रेड यूज़ करते हैं फॉर स्टोरेज एट्सेट्रा, कि अगर आपकी एक हार्ड डिस्क फेल भी हो जाती है तो डेटा आपका दूसरी हार्ड डिस्क से रिकवर हो जाता है। अब आपने देखा होगा कि रेड लेवल 0 होता है, हमारे पास 1 होता है, 5 होता है, 10 होता है और डिफरेंट, आप उसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके अंदर होता ही ये है कि रेड लेवल
के हिसाब से हम कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके अंदर भी ये है कि कुछ रेड लेवल 0 के ऊपर आपकी मेन हार्ड डिस्क का रेप्लिका 100% दूसरी हार्ड डिस्क के ऊपर बन रहा होता है। अब रेड लेवल 5 और 10 के अंदर ये होता है कि अगर आपकी एक हार्ड डिस्क फेल हो जाती है, आप वो हार्ड डिस्क निकाल देते हैं और दूसरी हार्ड डिस्क लगाते हैं, तो जब नई हार्ड डिस्क आप लगाएंगे तो बाकी हार्ड डिस्क मिल के, जिसे हम पैरिटी कहते हैं डेटा, वो मिल के डेटा रीबिल्ड करती हैं उस हार्ड डिस्क पे जो फेल हुई थी, और फिर आपका डेटा सारा वहाँ पे वापस आ जाता है। सिक्योरिटी काउंटर मेजर्स के अंदर हमारे पास काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा डेटा अपना रिवील ना करें यूज़र्स को, हम लिमिट करते हैं एक्सेस को यूज़र्स की, हम डिसेबल कर देते हैं अननेसेसरी सर्विसेज, और हम बहुत स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन वगैरह रखते हैं ताकि कोई भी हमारा डेटा वहाँ से ना ले सके। अब जब हाई अवेलेबिलिटी की बात आती है, तो हाई अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप दो सिस्टम्स अगर रन कर रहे हैं तो उसके अंदर जो भी डेटा आपके पहले सिस्टम के ऊपर जा रहा है वही आपके दूसरे सिस्टम के ऊपर जा रहा है। अब ये हमारे पास फायरवॉल्स के अंदर भी होता है, हमारे पास डेटाबेसेस के अंदर भी होता है। हम उसे एक्टिव अप्रोच भी कहते हैं और एक्टिव पैसिव भी कहते हैं। एक्टिव का मतलब ये है कि बोथ सिस्टम्स हर वक्त आइडेंटिकल चल रहे होते हैं। जब भी एक सिस्टम क्रैश करता है, मेन आपकी प्राइमरी फॉर एग्जांपल फायरवॉल क्रैश करेगी, इंस्टेंटली वो स्विच ओवर कर जाता है टू पैसिव विदाउट इवन इन्फॉर्मिंग द एडमिनिस्ट्रेटर्स। सिर्फ फिर उन्हें नोटिफिकेशन जाती है कि किसी भी वजह से वो फेल ओवर हो गया है। तो अगर आपने कोई भी अपनी फायरवॉल्स अपडेट करनी है या कोई चीज़ें चेंज करनी है तो आपका अवेलेबिलिटी अप रहती है और यूज़र्स को फील भी नहीं होता कि आपने स्विच ओवर किया है। अब उसके अंदर हम डिफरेंट क्लस्टर्स यूज़ करते हैं। अगर हम एक्टिव पैसिव की बात करें, जिसके अंदर फेल ओवर मैकेनिज्म होता है जो ऑटोमेटिकली स्विच कर जाता है टू अनदर क्लस्टर जब भी कोई प्रॉब्लम आती है। अब क्वालिटी ऑफ सर्विस का आपने देखा होगा कि हम उसके अंदर प्रायोरिटाइज करते हैं अपने ट्रैफिक को, ताकि जो कि इंपॉर्टेंट हमारे क्रिटिकल टास्क हैं वो सारे हमारे चलते रहें, और जो नॉन क्रिटिकल टास्क हैं उन्हें हम लेस प्रायोरिटी पे ले जाते हैं ताकि हमारी सर्विसेज अच्छी चलती रहें। आपने ये अक्सर VoIP के अंदर देखा होगा, जिसके अंदर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जो उसके अंदर कभी भी आप देखते हैं कि आपकी टेलीफोन क्लैरिटी या वॉइस कम्युनिकेशन वगैरह डिग्रेड नहीं होती है, क्योंकि अगर आपका ट्रैफिक सारा नेटवर्क के ऊपर उसी के ऊपर जा रहा है तो आपके वेब ट्रैफिक को फॉर एग्जांपल या डाउनलोड्स को उसे लो प्रायोरिटी पे ले जाते हैं ताकि आपकी जो कॉलिंग है वो अफेक्ट ना हो। फॉल्ट टॉलरेंस, अगेन वही चीज़ आ गई कि हम मल्टीपल पावर सप्लाईज और मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेसेस रेड वगैरह कन्फिगर करके रखते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपके नेटवर्क के ऊपर तो आपके जो बैकअप सिस्टम्स हैं वो सपोर्ट करें आपके इनिशियल सिस्टम को, जो कि आपके बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान और बिजनेस रिकवरी प्लान को भी सपोर्ट करता है।